वेलकम स्टूडेंट्स इन कॉन्सेप्ट कोचिंग क्लासेस। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th की फिजिक्स का चैप्टर 1 विद्युत आवेश एवं क्षेत्र, जहाँ पर आज हमको पढ़ना है कूलाम नियम का वेक्टर स्वरूप। इससे पहले हमने कूलाम नियम पढ़ा था और हमने उसके कुछ न्यूमेरिकल्स लगाए थे। अब आज हम पढ़ेंगे कूलाम नियम का वेक्टर स्वरूप। तो देखिए, कूलाम नियम का वेक्टर स्वरूप हमें पढ़ने की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि कूलाम नियम जो है वो हमें कूलाम बल देता है, यानी वैद्युत बल देता है। कूलाम नियम कहता है कि यदि दो आवेश एक दूसरे से r डिस्टेंस पे रखे हो, r दूरी पर रखे हो, तो वो क्या करते हैं, उनके बीच में एक बल आरोपित होता है। दोनों आवेश एक दूसरे पर एक बल आरोपित करते हैं और ये बल की उन्होंने परिभाषा दी थी, F = 1/4πε Q1 Q2/r²। लेकिन हमें पता है कि बल जो है वो एक सदिश राशि है, तो केवल हम उसके परिमाण से उसके बारे में नहीं पता कर सकते, हमें उसके दिशा की भी ज़रूरत होती है। और दिशा हमें वेक्टर ही बताता है, यानी सदिश रूप बताता है। तो सदिश रूप हम जब तक नहीं लिखेंगे तब तक हम कहेंगे कि हमारा कूलाम बल जो है वो अधूरा है। तो कूलाम बल अगर हमें पूरी तरह से लिखना है तो हमें उसका वेक्टर स्वरूप ही पढ़ना होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, इसका वेक्टर स्वरूप देखते हैं कि क्या होता है। चलिए, कूलाम नियम का वेक्टर स्वरूप, इसके लिए सबसे पहले हम क्या रखते हैं, दो चार्जेस है हमारे पास Q1 एंड Q2, और दोनों जो हैं, दोनों को मिलाने वाली एक लाइन है जिनके बीच की डिस्टेंस जो है वो r हम मान रहे हैं। इनके बीच की डिस्टेंस जो है वो r है। अब ये जो Q1 है ये भी प्लस है और Q2 भी प्लस है, तो ये एक दूसरे के ऊपर एक फोर्स लगाएंगे। Q1 Q2 के ऊपर जो फोर्स लगाएगा वो इसको रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, यानी प्रतिकर्षित करेगा। और यहाँ पे जो फोर्स है ये लगाएगा। अभी फोर्स का नाम क्या है मैं इसको भी बताती हूँ। और Q2 जो है वो Q1 के ऊपर एक फोर्स लगाएगा, जिसकी जो डायरेक्शन होगी वो इस साइड होगी, दिशा इस साइड होगी, ये F हो गया। ठीक है, अब देखिए हमें करना क्या है, यहाँ पे हमें दो केस बनेगा, जब Q1 Q2 के ऊपर फोर्स लगा रहा है और दूसरा जब Q2 Q1 के ऊपर फोर्स लगा रहा है। ठीक है, तो जब Q1 Q2 के ऊपर फोर्स लगाएगा तो उस समय हमारा R क्या कहलाएगा, उस समय हमारा R R12 कहलाएगा। ठीक है, कब? जब हमारा Q1 Q2 पे फोर्स लगा रहा होगा। बट जब Q2 Q1 पे फोर्स लगा रहा होगा तो उस समय हमारा जो है, अगर इस डायरेक्शन में देखा जाए तब भी हमारा R जो है वो क्या हो जाएगा, R21 कहेंगे हम लोग इसको। ठीक है, क्यों? क्योंकि Q2 जो है वो Q1 की ओर फोर्स लगाया। जब Q2 Q1 पे फोर्स लगाएगा तो हम क्या कहेंगे, Q2 जब Q1 पे फोर्स लगाएगा तो हम कहेंगे R21, और जब Q1 Q2 पे फोर्स लगाएगा तो हम कहेंगे R12। इतना क्लियर हो रहा है आपको? ठीक है, तो डायरेक्शन के लिए क्या करना है, सेपरेशन भी हमें अलग अलग रखना है, यानी दूरी जो है R12 एक बार रखनी पड़ेगी, एक बार R21 रखनी पड़ेगी, अलग अलग केस में। ठीक है, तो यानी हम इसको एक बार लिख भी लेते हैं। अगर आपको थोड़ा सा क्लियर करने के लिए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि केस 1 व्हेन Q2 रिपेल Q1, जब Q2 Q1 को रिपेल करेगा या फोर्स लगाएगा तो उस समय हम R जो लेंगे वो क्या लेंगे, Q2 Q1 को लगा रहा है तो R21 लेंगे। और इसी तरह से केस 2, जब हम बात करते हैं कि Q1 फोर्स लगा रहा है, Q1 रिपेल कर रहा है Q2 को, तो इस डायरेक्शन में करेगा, यानी ये R12। आपको लग रहा होगा तो बहुत इजी है, इसमें लगा रहे हैं तो हाँ इजी है, कुछ ऐसा है नहीं इसमें। F वाले केस में थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है कि अगर Q1 Q2 पर फोर्स लगा रहा है, यानी कि अगर आपका ये वाला है कि Q1 Q2 पे फोर्स लगा रहा है, तो उस समय क्या होगा, हमारा F जो होगा उसको हम कैसे लिखते हैं, फोर्स हम कैसे लिखते हैं, तो फोर्स ऑन किस पे लग रहा है, 2 पे लग रहा है Q1 के द्वारा, तो पहले हम लिखेंगे फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, 2 को पहले लिखेंगे, जिसके ऊपर फोर्स लग रहा होगा उसको पहले लिखेंगे, जिसके कारण लग रहा होगा उसको बाद में लिखेंगे, तो ये F12 हो जाएगा। ऐसे ही आपका क्या हो जाएगा कि अगर हमें इसको बात करनी है तो हम क्या बोलेंगे, फोर्स ऑन Q1, यानी फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू 2, तो हम क्या बोलेंगे, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। तो क्लियर हो रहा है कि जिस पर लग रहा होगा उसको पहले लिखेंगे और जिसके द्वारा लग रहा होगा उसको बाद में लिखेंगे। ठीक है, तो यानी कि आपका F12 का मतलब क्या हो गया, फोर्स ऑन 1, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। ठीक है, और फोर्स ऑन 2, F21 का मतलब क्या हो गया, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। ठीक है, अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं कूलाम नियम का वेक्टर स्वरूप। तो देखिए, वेक्टर क्या होता है हमारा, वेक्टर फॉर्म में लिखने का मतलब है कि टोटल जो वेक्टर फॉर्म होता है वो उसका परिमाण इनटू में उसकी डायरेक्शन, यानी F.n कैप।
अगर हम एफ डॉट एन कैप लिखेंगे तभी हम कहेंगे कि हमारा जो है ये वेक्टर फॉर्म ये कंप्लीट हुआ। तो अब हमें पता है कि जो इसका मैग्नीट्यूड यानी परिमाण होता है वो कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं, Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर और साथ में हमारा ये जो है एन कैप। अब ये एन कैप हमें नहीं पता है, तो अगर हम दो केस ले रहे हैं, जब हम केस 1 ले रहे हैं, केस 1 यानी Q2 Q1 के ऊपर फोर्स लगा रहा है, तब उस समय R हमारा क्या होगा, डायरेक्शन क्या होगी R21, यानी ये क्या हो जाएगा हमारा F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर तो रहेगा ही। यहाँ पर हमारा जो R है यानी N जो है डायरेक्शन शो करने के लिए डायरेक्शन यही R शो कर रहा है, क्या है 21, तो ये R21 कैप हो जाएगा। तो ये R21 कैप, तो इस तरह से R21 कैप हमें क्या बताएगा कि फोर्स किस पे लग रहा है, Q2 रिपेल कर रहा है Q1 को, यानी ये जो Q2 है वो Q1 को रिपेल कर रहा है, यानी फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। जब इस डायरेक्शन में फोर्स लगता है यानी Q2 Q1 को रिपेल कर रहा है, Q1 पर लग रहा है फोर्स किसके द्वारा, Q2 के द्वारा, तो ये फोर्स क्या हो जाएगा हमारा F12। तो इस तरह से पहले केस में हमारा जो कूलम है यानी एक डायरेक्शन में, ठीक है, डायरेक्शन जब हमारी इस साइड है, किस साइड, Q2 से Q1 की ओर, इस साइड है, तो हमारा ये जो फोर्स है वो ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट केस ले लेते हैं केस 2। केस 2 में भी बात यही करते हैं, F जो है इज इक्वल्स टू F एन कैप। अब यहाँ पर जो F है वो क्या होगा, क्योंकि हम बात यहाँ पे कर रहे हैं Q1 ये इस डायरेक्शन में कर रहे हैं, तो इस डायरेक्शन में करेंगे तो R क्या हो जाएगा हमारा 1 2 कैप, और F यहाँ पर क्या होगा क्योंकि इधर साइड लग रहा है डायरेक्शन में, तो F हो जाएगा 2 पर लग रहा है 1 के द्वारा, तो F21, ठीक, तो ये हो जाएगा F21, F हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर R12 कैप। तो इस तरह से ये बन गया हमारा केस 2। तो इस तरह से हमने देखा कि कूलाम नियम वेक्टर स्वरूप में हमारा डायरेक्शन पे भी डिपेंड करता है। अगर हम F12 की बात करेंगे कि 2 पर फोर्स लग रहा है 1 के द्वारा, तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और अगर F21 की बात करेंगे तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। अब देखिए इन दोनों में आपस में क्या रिलेशन है, हमें पता है कि डायरेक्शन R12 हो या R21 हो, ये दोनों डायरेक्शंस जो है, तो हमें पता है कि जो R21 होगा वो क्या होगा, माइनस होगा R12 के। डायरेक्शन क्या होती है, डायरेक्शन अगर अपोजिट है तो बस माइनस से इंक्लूड कर देते हैं। तो इस तरह से अगर हम यहाँ पे R21 की जगह क्या लिख दें, हम लिख दें यहाँ पर F12 है, F12 के फॉर्मूले में अगर R21 की जगह R12 लिख दें, तो बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा, बस इतना चेंज हो जाएगा कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 तो वैसे ही रहेगा, R स्क्वायर वैसे ही रहेगा, R21 की जगह हम क्या लिख दें, माइनस R12 कैप। अब बताइए ये क्या हो गया, R12 कैप, तो यही फॉर्मूला है, बस माइनस आगे लग गया, दैट मीन्स कि ये क्या हो गया, माइनस F21। तो इस तरह से हमने देखा कि F12 जो है वो माइनस F21 के बराबर है, यानी कि ये न्यूटन का तृतीय नियम कहता है क्रिया प्रतिक्रिया बल बराबर होते हैं, तो ये उसी को फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो अतः जितना बल आवेश Q1 Q2 पर लगाएगा उतना ही बल आवेश Q2 Q1 पर लगाएगा, किंतु विपरीत दिशा में लगाएगा। अतः कूलाम का नियम गति के तृतीय नियम क्रिया प्रतिक्रिया का पालन करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं कूलाम नियम के वेक्टर स्वरूप का महत्व क्या होता है। तो कूलाम नियम के वेक्टर स्वरूप से हमें ये पता चलता है कि कूलामी बल जो है वो एक केंद्रीय बल है। केंद्रीय बल का मतलब क्या होता है कि ये सेंटर पे लग रहा है, यानी दोनों चार्जेस को मिलाने वाली लाइन के ऊपर लग रहा है, ठीक है, तो इसको कहते हैं केंद्रीय बल। कूलाम नियम के वेक्टर स्वरूप से आवेश पर लगने वाले बल की दिशा ज्ञात हो सकती है। अगर वेक्टर स्वरूप देखेंगे तो इसमें पता चल जाएगा, अगर F12 है तो हमें पता चल जाएगा कि 2 पर लग रहा है 1 के द्वारा, यानी कि Q1 से Q2 डायरेक्शन में लग रहा है, और 21 से हमें पता चल जाता है कि ये क्या हो रहा है, 1 पे लग रहा है 2 के द्वारा, ठीक है, तो दिशा पता चल जाती है। और इसका क्या महत्व है, कूलाम बल जो है न्यूटन की गति विषयक तृतीय नियम का पालन करता है, यानी F12 इज इक्वल्स टू F21। कूलाम बल एक संरक्षी बल है, यानी क्या होता है, ये कंजर्वेटिव फोर्स है, संरक्षी बल है, ये आपका जो है, ठीक है, संरक्षी बल है। एग्जाम्पल आपका यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एग्जाम्पल आपको दिया होता है एनसीईआरटी में कि गुरुत्वाकर्षण बल तथा विद्युत बल की तुलना करिए। अब क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल भी देखिए सेम वैसे ही होता है कि बस यहाँ पर क्या होता है, 2 मास होते हैं, उनके वो r डिस्टेंस पर रखे होते हैं, और यहाँ पर 2 चार्ज होता है विद्युत बल में। तो अगर हम देखें तो Fg क्या हो गया, G m1 m2 अपॉन में R स्क्वायर, और तो Fg हमारा क्या है, प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। वैसे Fe जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R स्क्वायर, तो Fe भी जो है प्रोपोर्शनल है 1/r स्क्वायर के।
के। तो इनकी तुलना करनी है तो कैसे तुलना करेंगे, तो पहले हम समानताएं बता देते हैं इनमें क्या है, फिर इनमें असमानताएं बता देंगे, तो इस तरह से इनकी तुलना हो जाएगी। समानताएं में देखिए क्या है, दोनों में समानता है कि दोनों ही बल जो है व्युत्क्रम वृत्त के नियम के पालन करते हैं, दोनों ही जो है 1/r² के प्रोपोर्शनल होते हैं। दोनों ही बल केंद्रीय बल होते हैं, दोनों ही सेंट्रल फोर्स होते हैं, दोनों ही बल संरक्षी बल होते हैं और दोनों ही बल गति के तृतीय नियम का पालन करते हैं। ठीक है, बट यहाँ पर असमानता क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल आकर्षण बल होता है। गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो एक आकर्षण बल है। आपने देखा है गुरुत्वाकर्षण बल कभी दोनों मास एक दूसरे को रिपेल नहीं करेंगे, हमेशा आकर्षित करते हैं, जबकि विद्युत बल आकर्षित भी करता है और प्रतिकर्षित भी करता है। गुरुत्वाकर्षण बल वस्तुओं के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, जबकि ना कि आवेश पर, और विद्युत बल जो होता है वो आवेश पर निर्भर करता है, द्रव्यमान पर नहीं। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल दोनों वस्तुओं के माध्यम पर निर्भर नहीं करता। गुरुत्वाकर्षण बल के लिए जरूरी नहीं है कि एप्सिलॉन क्या है, उनके बीच में माध्यम क्या है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जबकि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि विद्युत बल जो है वो माध्यम पर डिपेंड करता है, निर्वात है तो क्या होगा, कोई माध्यम है तो क्या होगा, उस पर वो डिपेंड करता है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल लंबी दूरी पर लागू होता है, जबकि विद्युत बल केवल छोटी दूरी पर ही लागू होता है, छोटे आवेश और छोटी दूरी पर ही लागू होता है। तो ये तो हो गया आपका गुरुत्वाकर्षण और विद्युत बल में तुलना, जो कि आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, विद्युत बलों का निरूपण सिद्धांत पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे कूलाम नियम का वेक्टर स्वरूप जो है वो हम पोजिशन वेक्टर यानी स्थिति सदिश के रूप में भी एक बार उसका फॉर्मूला देख लेते हैं। चलिए स्थिति सदिश के रूप में देख लेते हैं। स्थिति सदिश में हम यह करना है कि हमारे पास एक x और y दिया हुआ है, हम मान लेते हैं कि 2 पॉइंट्स A और B है, यहाँ पर रखा है Q1 और यहाँ पर रखा है Q2। इसको हम O के रिस्पेक्ट में इसमें बनाते हैं, तो O के रिस्पेक्ट में बनाते हैं तो OA हो गया और इधर साइड में क्या हो गया, ये OB, और A से B को मिला लेते हैं। अब OA की डायरेक्शन ये रखते हैं, OA की डायरेक्शन ये रखेंगे तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, R1। ठीक है, ये R1 हो जाएगा, वेक्टर R1, और OB क्या हो जाएगा, यहाँ से O से Q2 के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं तो R2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा ये इसको ये ले रहे हैं और यहाँ पर हम क्या मानेंगे कि Q1 से Q2 की ओर, अगर Q1 से Q2 की ओर लेते हैं तो R क्या हो जाएगा, R12, अभी हमने बात की थी, तो ये R12 हो जाएगा। अब क्योंकि ये इधर जा रहा है और ये इस साइड में है R2। ठीक है, तो हमने क्योंकि जो अपने 11th क्लास में किया था वेक्टर फॉर्म में, जब फिजिक्स हम पढ़ रहे थे तो वहाँ हमने देखा था कि एक ट्रायंगुलर लॉ पढ़ा था हमने वेक्टर का, जिसमें हमने देखा था कि जो R1 प्लस R2 है, तो ये R1 प्लस R2 जो है वो R2, यानी कि ये जो OA है, क्या करते थे हम लोग वहाँ पर ट्रायंगुलर लॉ में, OA प्लस AB जो सेम डायरेक्शन है ये इक्वल होगा OB के, यही पढ़ते थे वहाँ पे कि ये जो डायरेक्शन है ये जो है इनका सम, यानी OA प्लस AB जो है वो इसके OB के बराबर होगा। रिजल्टेंट जब निकालते थे हम लोग तो OA क्या हो गया हमारा R1 और प्लस ये AB क्या हो गया R12 वेक्टर, और OB दिया हुआ है R2। ठीक है, यहाँ से अगर हम R12 निकालना चाहें तो R12 क्या हो जाएगा, R2 माइनस R1। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पोजीशन वेक्टर, स्थिति सदिश एक बन के तैयार हो गया। अब अगर R12 की जगह हम यहाँ पर अगर इसको हमें पता है सिंस R12 जो होता है वो माइनस ऑफ R21 होता है, तो अगर हम R21 निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, इसका जस्ट अपोजिट, यानी कि R1 माइनस R2। ठीक है, इतना क्लियर हो रहा है ना, इतना हो जाएगा, इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा माइनस से, तो एक ये निकल आया हमारा, एक ये निकल आया। अब हम जो कूलाम लॉ निकालेंगे वो इस फॉर्म में निकालेंगे, R1 और R2 के फॉर्म में निकालते हैं। तो चलिए कूलाम लॉ हमारा क्या होता है, कूलाम लॉ हमारा होता है, अगर हम लोग बात करते हैं कि Q1 Q2 के ऊपर फोर्स लगा रहा है, Q1 Q2 के ऊपर फोर्स लगा रहा है तो F21 हो जाएगा ये। तो F21 की बात करते हैं तो F21 इज इक्वल टू क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में डायरेक्शन क्या है हमारी R12, तो R12 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर हमारा क्या होगा R12 कैप। ठीक है, अब हमें इस कैप को हटा के इस फॉर्म में लिखना है, तो हमें पता है कि सिंस जो A कैप होता है यानी यूनिट वेक्टर होता है वो किसके बराबर होता है, यूनिट वेक्टर हमारा वेक्टर A अपॉन में मॉड A के बराबर होता है। ठीक है, तो देयरफॉर हमारा R12 कैप किसके बराबर हो जाएगा, R12 कैप R12 वेक्टर और मॉड ऑफ R12 के बराबर हो जाएगा, है ना। और R12 की वैल्यू क्या है, R2 माइनस R1, यानी ये क्या हो जाएगा R12 वेक्टर मॉड में R2 माइनस R1 ये। ठीक है, R12 क्लियर हो रहा है। इस वैल्यू को उठा के हम यहाँ पे रख देंगे, फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, यहाँ पर हम इसको रख देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा F21 इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में
R12 का स्क्वायर, ये R12 का स्क्वायर ही रहने देते हैं। यहाँ पर हम वैल्यू रख देते हैं R12 कैप, ये पूरे R12 कैप की वैल्यू रख देते हैं वेक्टर R12 R2 माइनस R1। ठीक है, अब जब हमने इसको चेंज कर दिया तो इसे भी चेंज कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R12 को लिख सकते हैं R2 माइनस R1 मॉड में, और इधर ये हो जाएगा, सॉरी इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा R12 कैप वेक्टर R12 R2 माइनस R1, ये हो गया। अब इनको हम साथ में क्या लिख सकते हैं, F21 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R2 माइनस R1 जो है इसका क्यूब, देखिए यहाँ स्क्वायर है, यहाँ पे क्यूब हो जाएगा, और R12 ये हो गया हमारा स्थिति सदिश के रूप में। ठीक है, ये हमारा स्थिति सदिश के रूप में हो गया। और करके हम इसको अगर चेंज करना चाहे F12 को भी सिमिलरली इस तरह से निकाल सकते हैं, बस जहाँ पे हमारा 12 है तो वहाँ 21 हो जाएगा, तो ये Q1 Q2 ये हो गया हमारा R1 माइनस R2 क्यूब, और ये हो जाएगा R21, बस ये हो गया हमारा स्थिति सदिश के रूप में। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। तो ये था आपका कूलाम वेक्टर जो है या कूलाम बल जो है वो स्थिति सदिश के रूप में। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए हम देखते हैं वैद्युत बलों का अध्यारोपण सिद्धांत। वैद्युत बलों का अध्यारोपण सिद्धांत क्या कहता है हमें, तो अध्यारोपण सिद्धांत के अनुसार किसी आवेशों के समूह द्वारा दिए गए आवेश पर लगने वाला नेट विद्युत बल उन अलग अलग आवेशों के कारण लगने वाले विद्युत बल के सदिश योग के बराबर होता है। यानी ये क्या कह रहा है ये कि अगर जैसे कि ये Q1 है तो इस Q1 के ऊपर जो है वो Q2 एक फोर्स लगा रहा है, Q3 एक फोर्स लगा रहा है, Q4 एक फोर्स लगा रहा है, डेटा डैश Qn जो है वो एक फोर्स लगा रहा है। तो इस Q1 पर लगने वाला ये जो फोर्स है, देखिए 2 लगा रहा है 1 पर, तो 1 2, ये 1 3 हो गया, ये 1 4 हो गया। तो ये जितने सारे फोर्स इसके ऊपर लग रहे हैं, तो ये जो Q1 पर नेट फोर्स जो होगा वो इन सारे फोर्स के सम के बराबर होगा। कैसे, तो आवेश Q1 पर लगने वाला नेट विद्युत बल क्या हो जाएगा, F12 प्लस F13 प्लस F14 प्लस डेल्टा डैश F1n। F12 का मतलब क्या हुआ, 1 पर लग रहा है 2 के द्वारा, 1 पर लग रहा है 2 के द्वारा। 13 का मतलब 1 पे लग रहा है 3 के द्वारा। 14 का मतलब 1 पे लग रहा है 4 के द्वारा। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया। अब कूलाम नियम हमें क्या कहता है कि F1 इज इक्वल टू F12 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 12 है तो Q1 Q2, 12 है तो जिसका उल्टा होता है तो R21 हो गया स्क्वायर R21 कैप। इस तरह सबका फॉर्मूला लिख दिया। ठीक है, और उसके बाद अब क्या करेंगे, इसको अगर हम समेशन फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R21 क्यूब। ये इसी लाइन को दोबारा रिपीट करके इधर मैंने लिख दी है। अब यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को अगर हम कॉमन ले लेंगे, और यहाँ पे देखिए Q1 सब में था तो Q1 कॉमन ले लिया, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा Q2 Q3। इस तरह से देख रहे हो Q का जो सेकंड वाला पार्ट है वो बढ़ रहा है, कहाँ से बढ़ रहा है, 2 से स्टार्ट होके n तक जा रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं I = 2 से स्टार्ट होके I = n तक क्या QI। फिर उसके बाद R भी देखिए बढ़ रहा है, R का पहला वाला पार्ट बढ़ रहा है, दूसरा वाला कॉन्सेप्ट तो वो बन ही रहेगा, पहला वाला पार्ट बढ़ रहा है तो उसको हमने I मान लिया, और I कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 2 से लेकर n तक, तो 2 से लेकर n तक। फिर इसको भी ऐसे ही लिख दिया। ये हो गया हमारा समेशन फॉर्म। पोजीशन वेक्टर अभी मैं आपको प्रूफ करके बता दिया, ये आपका डायरेक्ट है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा हुआ, और मैंने आपको प्रूफ भी करवा दिया। अगर प्रूफ पूछा जाता है तो प्रूफ आप कर लोगे, नहीं तो प्रूफ नहीं, जल्दी प्रूफ पूछा नहीं जाता है, पर मैंने आपको प्रूफ इसलिए करवा दिया कि आपको पता होना चाहिए कि फॉर्मूला आया कहाँ से। ठीक है, तो ये हो गया आपका आज का वीडियो, जिसमें हमने देखा कि कूलाम नियम का वेक्टर स्वरूप देख लिया हमने। कूलाम नियम हमारा जो है वो सदिश रूप या स्थिति सदिश के फॉर्म में उसका क्या होता है फॉर्मूला। देन हमने पढ़ा अध्यारोपण का सिद्धांत। अब हम जो है इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स करेंगे कूलाम बल के ऊपर, और ये जो हमारा कूलाम का वेक्टर स्वरूप है इसके ऊपर बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं उन न्यूमेरिकल्स को करेंगे, जिन्हें हम नेक्स्ट अपना वीडियो जो लेके आएंगे उसमें हम करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे यही बोलूँगी कि जो नेक्स्ट वीडियो है मैं आपको लेके आऊँगी, तो मैं नेक्स्ट वीडियो जो न्यूमेरिकल का लेके आऊँगी वो कंबाइंड वीडियो लेके आऊँगी, जिसमें हम लोग इंग्लिश एंड हिंदी यानी जो NCERT इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं उनके साथ ही मैं आपका कंबाइंड वीडियो बनाऊँगी न्यूमेरिकल्स का, क्योंकि न्यूमेरिकल तो आपको वैसे ही समझना है, आपको वही सारी चीज़ें रहेंगी बस वो, क्योंकि मैं समझाती आपको हिंदी में ही हूँ, तो वहाँ पे आपको इंग्लिश में आप समझ लेना, और देन मैं हिंदी में आपको सॉल्यूशन जो है और आपकी हैंड रिटन नोट्स भी जो है दोनों आपको PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको दे दूँगी, आप वहाँ से नोट करके उन्हें
नोट कर लेना और सॉल्व कर लेना, और समझने के लिए आप उसे इंग्लिश वाले से ही समझ लेना। मैं वहाँ पे आपको समझाते समय इंग्लिश हिंदी दोनों का ध्यान रखते हुए आपको कंबाइन वहाँ पर मर्ज करके क्लास स्टार्ट करूँगी, ठीक है। ये तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, गुड लक।